नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक और समाज को आईना दिखाने वाली रचना कास्ट्स इन इंडिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। आज हम इस पुस्तक की समरी को बहुत ही सरल और आसान भाषा में भाग दर भाग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इसके पहले भाग में बताया गया है जाति की उत्पत्ति के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस ऐतिहासिक रचना में भारतीय समाज के सबसे जटिल और पुराने प्रश्न की व्याख्या की। जाति की शुरुआत आखिर कैसे हुई? वे समझाते हैं कि जाति कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी, न ही ये जन्म से निर्धारित थी। पहले समाज को व्यवस्थित रखने के लिए मनुष्य अलग अलग कार्यों के अनुसार समूहों में बंट गया। यही समूह आगे चलकर जाति कहलाने लगे। लेकिन ये जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे ये जन विभाजन बन गई। अंबेडकर बताते हैं कि समाज ने शुरू में 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों का उद्देश्य समाज को संगठित करना था, कौन क्या कार्य करेगा। लेकिन समय के साथ ये वर्ण कठोर होते गए और लोगों ने अपने वर्ण के अंदर ही छोटे छोटे उपसमूह बनाने शुरू कर दिए। यही उपसमूह आगे चलकर जातियां बनी और देखते देखते हजारों जातियां बन गईं। अंबेडकर का मुख्य तर्क ये है कि जाति प्रणाली का मूल आधार एंडोगैमी है, यानी अपनी जाति के बाहर विवाह न करना। ये नियम जाति व्यवस्था को जिंदा और मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर लोग अपनी जाति के बाहर शादी करते तो जाति नाम की चीज टिक ही नहीं पाती। इसी वजह से समाज ने ये नियम बहुत सख्त बना दिया। जैसे जैसे समाज में यह नियम मजबूत होता गया, वैसे वैसे जाति की दीवारें और भी ऊंची हो गईं। लेकिन एंडोगैमी को कायम रखने के लिए समाज को एक और आवश्यकता थी: महिलाओं पर नियंत्रण। अंबेडकर बताते हैं कि महिलाओं पर कठोर नियम इसलिए लगाए गए ताकि वे अपनी जाति के बाहर विवाह न करें। इसीलिए कई सामाजिक रीति रिवाज बनाए गए, जैसे बाल विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह न होना, पर्दा प्रथा और सती प्रथा। इन सब का एक ही उद्देश्य था: एक जाति के पुरुष और महिलाएं अपने समूह के बाहर ना जाएं। जब महिलाएं नियंत्रित रहती थीं, तब जाति व्यवस्था स्वचालित रूप से सुरक्षित रहती थी। इसके साथ ही समाज में शुद्धता और अशुद्धता जैसी अवधारणाएं पैदा की गईं। ऊंची और नीची जाति का भेद बनाया गया। किसी जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को छूने से बचने लगे। भोजन, पानी, विवाह, रहन सहन सब कुछ जाति के आधार पर तय होने लगा। इससे समाज के समूह एक दूसरे से अलग होते गए और जाति व्यवस्था दिन ब दिन मजबूत होती गई। अंबेडकर इस भाग में ये भी बताते हैं कि जाति व्यवस्था का फैलाव इसलिए भी हुआ क्योंकि हर समूह अपनी पहचान, सम्मान और श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता था। हर जाति अपने ऊपर के समूह की नकल करने लगी और अपनी जाति को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करने लगी। लेकिन नकल करते करते भी वे एंडोगैमी का नियम नहीं तोड़ते थे, यानी शादी फिर भी अपनी जाति में ही करते थे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और जातियां बढ़ती गईं। अंत में अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति केवल एक सामाजिक संरचना नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता थी। ये एक ऐसा ढांचा था जिसमें समाज ने खुद को बांध लिया था। इसने मानवता को विभाजित किया, भाईचारे को खत्म किया और समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया। जाति की उत्पत्ति कहीं बाहर से नहीं आई थी, बल्कि समाज ने खुद अपने भीतर से इसे बनाया और पीढ़ियों तक बनाए रखा। इसके दूसरे भाग में बता दिया गया है जाति कैसे फैली और क्यों मजबूत हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भाग में बताते हैं कि जाति व्यवस्था केवल उत्पन्न होकर रुक नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे पूरे भारतीय समाज में फैलती चली गई। इसे फैलाने में कई सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों ने योगदान दिया। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था का विस्तार केवल नियमों से नहीं हुआ, बल्कि समाज की मानसिकता, परंपराओं, धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक व्यवहारों ने इसे लगातार मजबूत किया। सबसे पहले जाति व्यवस्था फैलने का मुख्य कारण ये था कि हर जाति अपने कर्म और परंपरा को अपनी पहचान समझने लगी। शुरुआत में ये पहचान केवल कार्य से संबंधित थी, लेकिन समय के साथ ये पहचान जन्म से जुड़ी स्थायी पहचान बन गई। इससे लोग अपनी जाति को छोड़ना तो दूर, उसके नियमों से बाहर जाने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। लोग इसे एक सामाजिक सुरक्षा की तरह मानने लगे कि अपनी जाति के लोग ही अपने सच्चे साथी हैं, बाकी सब अलग हैं। यहाँ अंबेडकर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जाति व्यवस्था के फैलाव में धार्मिक मान्यताओं का बड़ा योगदान रहा। कई धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय बताया गया,
जिससे लोगों ने इसे अपरिवर्तनीय मान लिया। जब किसी व्यवस्था को भगवान द्वारा बनाई गई बता दिया जाता है तो लोग उसे चुनौती देना बंद कर देते हैं। यही हुआ। समाज ने ये मान लिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें बदलना पाप है। इस मानसिकता ने जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। जाति प्रणाली को फैलाने में दूसरा बड़ा कारण था शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा। अंबेडकर बताते हैं कि जब समाज ने ये मान लिया कि कुछ जातियां शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध, तब उन्होंने अपने जीवन में कई कठोर सीमाएं बना ली। कौन किसके साथ खा सकता है, किसका पानी पी सकता है, किससे विवाह कर सकता है, सब कुछ इन सीमाओं पर आधारित होने लगा। इससे जातियां एक दूसरे से सामाजिक रूप से दूर हो गईं। ये दूरी समय के साथ इतनी बढ़ गई कि लोग अलग समूहों में ही रहने लगे और जातियां एक दूसरे के संपर्क में भी बहुत कम आने लगीं। तीसरा प्रमुख कारण था सामाजिक श्रेष्ठता की भावना। हर जाति अपने से नीचे वाली जाति को नीचा दिखाने लगती और ऊपर की नकल करने लगती। ये प्रक्रिया सांस्कृतिकीकरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी वैश्य को लगता कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो वो वैश्य समुदाय ब्राह्मणों जैसी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता, लेकिन विवाह फिर भी अपनी जाति में ही करता। यही बात शूद्रों पर भी लागू होती थी। इस प्रकार हर जाति ऊपर पहुंचने की चाह में खुद और कठोर जाति नियम बनाने लगती थी, ताकि कोई और जाति उनके बराबर ना आ सके। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था को फैलाने में भय भी बहुत बड़ा कारण था। समाज से बहिष्कृत हो जाने का भय। अगर कोई व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी कर लेता या भोजन नियम तोड़ देता तो उसे अपनी जाति से निकाल दिया जाता। जाति से निष्कासन का मतलब था सभी रिश्ते खत्म, सामाजिक पहचान खत्म, सामाजिक सहारा खत्म। लोग इस भय से इतना डरते थे कि जाति के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी वजह से जाति व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। समय के साथ जाति व्यवस्था इतनी गहराई तक फैल गई कि ये केवल सामाजिक नियम नहीं रही, बल्कि मन की सोच बन गई। लोगों ने मान लिया कि कुछ जातियां जन्म से श्रेष्ठ हैं और कुछ नीच। ये सोच बच्चों तक भी पहुंचाई जाने लगी। हर बच्चा ये सीखते हुए बड़ा हो रहा था कि उसका स्थान तय है, वही काम करेगा, वही लोग उसके दोस्त होंगे, वही लोग उसके साथ विवाह करेंगे। जब पूरा समाज मानसिक रूप से बट गया, तब जाति व्यवस्था को फैलने में कोई कठिनाई नहीं रही। अंबेडकर ये भी बताते हैं कि जाति व्यवस्था की मजबूती का एक कारण था आर्थिक निर्भरता। हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय तय था, जिससे उन्हें रोजी रोटी मिलती थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति छोड़ता तो उसका आर्थिक आधार भी छूट जाता। इसलिए लोग अपनी जाति में ही बने रहने के लिए मजबूर थे। ये मजबूरी धीरे धीरे आदत और आदत धीरे धीरे परंपरा बन गई। अंत में अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था का फैलाव केवल सामाजिक बाधाओं के कारण नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें हर व्यक्ति उलझा हुआ था। कोई जाति अपनी नियमों को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह ऊंची जातियां नहीं चाहती थीं कि निचली जातियां ऊपर आएं, क्योंकि इससे उनकी श्रेष्ठता खत्म हो जाती। ये मनोवृत्ति जाति व्यवस्था को और मजबूत करती रही। इस तरह अंबेडकर समझाते हैं कि जाति व्यवस्था का विस्तार एक प्राकृतिक या ईश्वरीय प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित सामाजिक संरचना थी, जिसे समाज ने खुद बनाया और खुद ही मजबूत किया। ये व्यवस्था फैलती चली गई क्योंकि हर जाति अपने नियमों को अपनी पहचान मानती थी और इन नियमों को तोड़ने का साहस किसी के पास नहीं था। इसके तीसरे भाग में जाति व्यवस्था के सामाजिक प्रभाव और उसके दुष्परिणाम के बारे में बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भाग में बताते हैं कि जाति व्यवस्था केवल समाज का संगठन नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे भारत के सामाजिक जीवन की हर नस में घुस गई। ये व्यवस्था केवल लोगों को बांटने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने समाज को कमजोर किया, मानवता को तोड़ा और लोगों की सोच को कैद कर दिया। इस हिस्से में अंबेडकर ये समझाते हैं कि जाति व्यवस्था का प्रभाव भारतीय समाज पर कितना गहरा और विनाशकारी हुआ। सबसे पहले वे बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने सामाजिक एकता को समाप्त कर दिया। एक समाज की शक्ति उसकी एकता में होती है, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को हजारों टुकड़ों में बांट दिया। हर जाति अपने छोटे से दायरे में कैद हो गई। इस कारण समाज कभी एक बड़ी सामूहिक शक्ति बन ही नहीं पाया। एक देश जहां हजारों जातियां हों और हर जाति खुद को दूसरों से अलग समझे, वहां एकता की भावना कैसे बन सकती है? यही वजह है कि अंबेडकर कहते हैं, भारत में कभी राष्ट्रीय एकता का सही अर्थ में विकास नहीं हुआ, क्योंकि जाति व्यवस्था ने लोगों को एक दूसरे का साथी होने ही नहीं दिया। इसके बाद वे बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को खत्म कर दिया। किसी भी समाज में प्रगति तभी होती है जब लोग अपनी मेहनत, प्रतिभा और शिक्षा के आधार पर ऊपर बढ़ सकें।
लेकिन जाति व्यवस्था ने जन्म को ही व्यक्ति की सीमा बना दिया। यदि कोई व्यक्ति शूद्र जाति में जन्म लेता था तो वह चाहे कितना भी बुद्धिमान या मेहनती हो, उसे कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के समान अधिकार नहीं मिलते थे। इस जन्म आधारित भेदभाव ने समाज के लाखों लोगों की प्रतिभा को दबा दिया। जो व्यक्ति अपने कार्य को बदलना चाहता था वो बदल नहीं सकता था। समाज ने उसके लिए मार्ग ही बंद कर दिए थे। अंबेडकर कहते हैं कि जब किसी जाति का काम पीढ़ी दर पीढ़ी वही रहता है तो उसमें सुधार या नवाकार की कोई संभावना नहीं रहती। ये भारी नुकसान था, क्योंकि अगर किसान का बेटा केवल किसान ही बना रहेगा, लुहार का बेटा लुहार ही बनेगा और बढ़ई का बेटा बढ़ई ही, तो नया सीखने, नया बनाने और समाज को आगे ले जाने की प्रक्रिया रुक जाती है। इस तरह जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को स्थिर, जड़ और पीछे की ओर धकेल दिया। इसी भाग में अंबेडकर एक और महत्वपूर्ण सामाजिक हानि का उल्लेख करते हैं। जाति व्यवस्था ने व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन भारत में मनुष्य अपने जन्म के साथ ही बंधन लेकर पैदा होता था। कौन उसका दोस्त होगा, किसके घर जाएगा, कहाँ खाएगा, किससे शादी करेगा, ये सब पहले से निर्धारित था। एक मनुष्य को जीवन में अपने निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था। उसे समाज द्वारा बनाए गए कठोर नियमों का पालन करना ही करना था, अन्यथा उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। ये बहिष्कार इतना कठोर था कि व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। इसी वजह से लोग अपनी इच्छाओं और सपनों को दबा देते थे। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने सामाजिक सहयोग की भावना का ह्रास कर दिया। समाज में हर जाति अपने छोटे दायरे में ही सीमित हो गई, जिससे लोगों में आपसी सहयोग, सहभागिता और भाईचारे की भावना खत्म होने लगी। जब समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते तो समाज की प्रगति रुक जाती है। भारत में भी यही हुआ। प्रगति की गति धीमी हो गई क्योंकि लोग एक दूसरे से अलग थलग रहते थे और साझा लक्ष्य बन ही नहीं पाते थे। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये था कि इससे मानवता का पतन हुआ। जाति ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, उसने उसे ऊंचा और नीचा बना दिया। कुछ जातियों को पवित्र और श्रेष्ठ मान लिया गया, जबकि कुछ को अपवित्र, अछूत और निम्न। इस भेदभाव ने समाज में नफरत, तिरस्कार, घृणा और विभाजन का जहर घोल दिया। ऊंची जातियां निचली जातियों को छूने से भी डरती थीं। वे उन्हें भोजन देने से इनकार करती थीं, अपने गांव और घरों से दूर रखती थीं। ये व्यवहार मानवता के सबसे बड़े अपराधों में से एक था। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारत की राजनीतिक शक्ति को भी कमज़ोर किया, क्योंकि जब समाज एकजुट नहीं होता तो देश आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। ये कमज़ोरी बाहरी आक्रमणों का कारण बनती है। अंबेडकर बताते हैं कि भारत बार बार विदेशी आक्रमणों का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि हम जातियों में बटे थे। कोई सामाजिक एकता नहीं थी। किसी जाति पर हमला होता तो दूसरी जातियां सोचती थीं कि ये हमारा मामला नहीं है। ये विभाजन देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसके अलावा अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने शिक्षा को भी नियंत्रित किया। ऊंची जातियों ने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा और निचली जातियों को शिक्षा से दूर रखा। इससे समाज की बुद्धि एक दिशा में सीमित हो गई, जबकि बाकी लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब शिक्षा सीमित होती है तो समाज का विकास भी सीमित हो जाता है। यही कारण था कि भारत में वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास धीमा हुआ। अंत में अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए केवल एक सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जिसने सदियों तक देश को पीछे रखा। ये व्यवस्था न केवल अन्यायपूर्ण थी, बल्कि अमानवीय भी थी। इसे समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि बिना इसे तोड़े भारत में वास्तविक समानता, न्याय और स्वतंत्रता संभव नहीं थी। इसके चौथे भाग में बताया गया है जाति व्यवस्था को बनाए रखने में धर्म, परंपरा और सामाजिक नियमों की भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भाग में बताते हैं कि जाति व्यवस्था को केवल सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं ने ही नहीं, बल्कि धर्म और धार्मिक ग्रंथों ने भी गहराई से मजबूत किया। अंबेडकर ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में हर परंपरा को वैधता तब मिलती थी जब उसे धार्मिक आधार मिल जाए। इसलिए जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं रही, बल्कि इसे धार्मिक आस्था का रूप दे दिया गया। जब कोई व्यवस्था धर्म का सहारा ले लेती है, तब लोग उसे बदलने का साहस नहीं करते। यही वजह है कि जाति व्यवस्था सदियों तक कायम रही। सबसे पहले अंबेडकर बताते हैं कि धर्म ने जाति व्यवस्था को पवित्रता का आवरण देकर उसे ईश्वरीय बना दिया। लोगों को ये विश्वास कराया गया कि वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और इसे बदलना पाप है। इस विश्वास ने समाज को जाति व्यवस्था के प्रति न केवल आज्ञाकारी बनाया, बल्कि अंधभक्त भी।
जब किसी व्यवस्था को दैवीय कहा जाता है, तब मनुष्य उसे चुनौती देने से डरता है। यही डर पीढ़ियों तक चलता रहा और जाति व्यवस्था मजबूत होती गई। इसके बाद वे बताते हैं कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्ण और जाति को विस्तार से समझाया गया था। कई ग्रंथों में ये लिखा गया कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करना कर्तव्य है। वहीं शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया और उन्हें सेवा के कार्यों तक सीमित कर दिया गया। ये धार्मिक निर्देश केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थे, बल्कि इन्हें पुण्य और पाप से जोड़ दिया गया। इस कारण यदि कोई व्यक्ति जाति के नियमों का पालन करता था तो उसे पुण्य माना जाता था, और यदि किसी ने जाति की मर्यादा तोड़ी तो उसे पाप माना जाता था। ये विचारधारा समाज की मानसिकता में गहराई से बस गई। अंबेडकर बताते हैं कि धर्म ने केवल जाति व्यवस्था को सिद्धांत के रूप में नहीं रखा, बल्कि कई ऐसे अनुष्ठान बनाए जो इसे मजबूत करने के लिए अनिवार्य थे। उदाहरण के लिए शुद्धता और अशुद्धता के नियम, स्नान की विधियां, भोजन की पवित्रता, किसके हाथ का भोजन स्वीकार करना है और किसका नहीं, इन सभी बातों को धार्मिक नियमों का रूप दे दिया गया। जब इन नियमों का पालन धार्मिक कर्तव्य बन गया, तब लोग डर के कारण इनका पालन करने लगे। धीरे धीरे ये नियम दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए और इन्हें कोई सवाल उठाए बिना मानने लगा। इसी के साथ अंबेडकर बताते हैं कि समाज में बनाए गए कई अनुष्ठान जैसे यज्ञ, पूजा पाठ और संस्कार, इन सब का संचालन केवल विशेष जातियों के द्वारा किया जाता था। इससे ऊंची जातियों को धार्मिक शक्ति मिल गई। वे धर्म के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो गए। धर्म पर उनका एकाधिकार था और वे इसे अपनी श्रेष्ठता और शक्ति को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि निचली जातियां धार्मिक ज्ञान से वंचित रहती थीं, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर होती गई। परंपरागत अनुष्ठानों के अलावा अंबेडकर बताते हैं कि विवाह संबंधों को नियंत्रित करने के लिए भी धर्म का सहारा लिया गया। जाति से बाहर शादी को पाप कहा गया और ऐसी शादियों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। किसी भी व्यक्ति ने यदि जाति से बाहर विवाह कर लिया तो उसे जाति से निकाल दिया जाता था। ये निष्कासन केवल सामाजिक दंड नहीं था, बल्कि धार्मिक दंड भी माना जाता था। इससे परिवार और व्यक्ति दोनों भयभीत रहते थे और जाति के नियमों का पालन करते थे। इसके बाद अंबेडकर ये बताते हैं कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने में धार्मिक कथाओं और मिथकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई कथाओं में ये बताया गया कि किसी जाति का प्रकट होना कैसे हुआ और उनमें कौन सी खूबियां या कमियां हैं। ये कथाएं लोगों के मन में ये विश्वास भरने के लिए थीं कि उनकी जाति में जन्म लेना ही उनका भाग्य है। ये विश्वास जाति व्यवस्था की जड़ों को और गहरा करता गया। जब समाज के लोग मान लें कि उनका जन्म ही उनका भाग्य है, तो वे परिवर्तन की इच्छा भी नहीं करते। अंबेडकर ये भी बताते हैं कि धार्मिक नेताओं और पुरोहितों ने इस व्यवस्था का उपयोग अपने हित में किया। वे जाति व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। वे चाहते थे कि समाज विभाजित रहे ताकि उनका नियंत्रण बना रहे। इसलिए वे परिवर्तन या सुधार के प्रयासों का विरोध करते थे। जब भी किसी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया और समाज में उसके खिलाफ माहौल बनाया गया। इस भाग में अंबेडकर ये भी बताते हैं कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने में परिवार और समाज की मानसिकता ने बहुत मदद की। हर परिवार बचपन से ही बच्चों को अपनी जाति की श्रेष्ठता और दूसरों की हीनता सिखाता था। बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर सीखते थे कि वे किससे दोस्ती कर सकते हैं, किसके घर जा सकते हैं, किसके साथ भोजन कर सकते हैं। इस तरह जाति व्यवस्था केवल पुस्तकों का विषय नहीं रही, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। ये शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई और लोगों की सोच में जम गई। अंत में अंबेडकर बताते हैं कि धर्म, परंपरा और सामाजिक नियमों ने मिलकर ऐसा कठोर ढांचा बनाया जिसमें व्यक्ति फंस जाता था। उसे जीवन भर अपनी जाति के नियमों में जीना पड़ता था। वो चाहे कितना भी सक्षम, प्रतिभाशाली या योग्य क्यों ना हो, अगर वो निचली जाति में जन्मा है तो उसकी प्रगति की सीमाएं जन्म से तय थीं। ये सामाजिक अन्याय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास में बाधा बना। समाज में समानता का अभाव, भेदभाव, अन्याय और विभाजन सब इसी व्यवस्था के कारण थे। अंबेडकर के अनुसार जब तक धर्म और परंपरा जाति व्यवस्था को समर्थन देते रहेंगे, तब तक इसे समाप्त करना असंभव था। इसलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए पहले इसकी धार्मिक और मानसिक जड़ों पर प्रहार करना आवश्यक था। लोगों की सोच बदलना, शिक्षा देना और उन्हें जागरूक करना ही एकमात्र समाधान था।
जब तक समाज ये नहीं समझेगा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी की श्रेष्ठता जन्म से तय नहीं होती, तब तक जाति व्यवस्था का नाश संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 5वां भाग, अंबेडकर का समाधान, जाति व्यवस्था को तोड़ने के उपाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भाग में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के ठोस और व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत करते हैं। अंबेडकर केवल समस्याएं नहीं बताते, बल्कि उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि जाति व्यवस्था को केवल कानून या आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक ढांचा और पारिवारिक संस्कृति सब में परिवर्तन आवश्यक है। उनके द्वारा दिए गए उपाय बेहद गहरे और दूरदर्शी हैं। सबसे पहले अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एंडोगैमी यानी अपनी जाति में विवाह को तोड़ना आवश्यक है। जब तक लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करेंगे, तब तक जाति की सीमा बनी रहेगी। यदि विवाह खुला हो जाए तो जातियों का आपसी सम्मिश्रण होगा और जाति की दीवारें धीरे धीरे ढह जाएंगी। अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं कि सामाजिक समरसता तभी संभव है जब विवाह संबंध जाति के आधार पर न हो। इसीलिए वे अंतरजातीय विवाह को जाति उन्मूलन का पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बताते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए धार्मिक और सामाजिक ग्रंथों की पुनर्व्याख्या आवश्यक है। कई धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय बताया गया है। जब तक समाज इन ग्रंथों को बिना सवाल किए मानता रहेगा, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। अंबेडकर कहते हैं कि धर्म को केवल मानने की जगह समझना चाहिए। जो बातें मानवता के खिलाफ हों, भेदभाव पैदा करें, उन्हें हटाना आवश्यक है। धर्म को सुधारना और उसे समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के मूल्यों से जोड़ना ही जाति उन्मूलन का रास्ता है। अंबेडकर इस बात पर भी जोर देते हैं कि शिक्षा का प्रसार जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे प्रभावी हथियार है। जब तक समाज के सभी वर्ग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे भेदभाव, अन्याय और अज्ञानता के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। शिक्षा मनुष्य को सोचने, प्रश्न करने और परिवर्तन की इच्छा जगाने की शक्ति देती है। एक शिक्षित समाज जाति जैसी अमानवीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए और निचली जातियों तक शिक्षा पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही अंबेडकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता भी जाति उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह सामाजिक रूप से भी बंधा रहेगा। जाति व्यवस्था ने हजारों वर्षों तक निचली जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर रखा ताकि वे ऊंची जातियों पर निर्भर रहें। यह निर्भरता मानसिक दासता पैदा करती है। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि निचली जातियों को आर्थिक अवसर, रोजगार, भूमि, संसाधन और व्यापारिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तब जाति का डर और दमन खुद खत्म हो जाएगा। अंबेडकर यह भी कहते हैं कि कानून और संविधान भी जाति व्यवस्था को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित करने वाले कानून जरूरी हैं। रोजगार, शिक्षा और राजनीति में निचली जातियों को अवसर और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आरक्षण जैसे उपाय इसलिए बनाए गए ताकि सदियों से दबाई गई जातियां बराबरी पर आ सकें। अंबेडकर कहते हैं कि कानून समाज को बदलने की दिशा दिखाता है, लेकिन असली परिवर्तन तभी होगा जब समाज कानून को अपनाएगा और उसके अनुसार व्यवहार करेगा। अंबेडकर बताते हैं कि जाति उन्मूलन के लिए समाज में भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी की भावना विकसित करना बेहद जरूरी है। जब तक लोग एक दूसरे को अपना भाई नहीं समझेंगे, तब तक समानता संभव नहीं है। भाईचारा समाज को जोड़ता है, जबकि जाति समाज को तोड़ती है। इसलिए लोगों के मन में यह समझ पैदा करनी होगी कि सभी मनुष्य समान हैं और मनुष्यता ही असली पहचान है, जाति नहीं। इसके लिए सामाजिक आंदोलन, जागरूकता अभियान और विचारों का प्रसार आवश्यक है। इसके अलावा अंबेडकर बताते हैं कि परिवार जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि सभी मनुष्य बराबर हैं। बच्चों को ऐसे वातावरण में बड़ा किया जाए जहां जाति का भेदभाव ना हो। परिवार में अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करना, जाति आधारित सोच को छोड़ना और सामाजिक समानता को अपनाना ही वो पहला कदम है जो जाति व्यवस्था को कमजोर करेगा। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि जाति को समाप्त करने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। ये केवल एक नियम या आदेश से खत्म नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। समाज धीरे धीरे बदलता है, पर यदि कोशिश निरंतर रहे तो परिवर्तन अवश्य आता है।
जाति व्यवस्था ने सदियों से समाज को बांटा है, इसलिए इसे खत्म करने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर लोग एकजुट होकर, संगठित होकर और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो जाति व्यवस्था का पतन निश्चित है। अंत में अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब तक मन की दीवारें नहीं टूटेंगी, जाति की दीवारें भी नहीं टूटेंगी। जाति उन्मूलन का असली उपाय मनुष्य के विचारों को बदलना है। जब मनुष्य ये समझ लेगा कि सभी बराबर हैं, तब जाति की सारी जंजीरें टूट जाएंगी। अंबेडकर कहते हैं, मेरी लड़ाई केवल जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो जाति को जन्म देती है। ये वाक्य उनके संघर्ष और विचारधारा की गहराई को दर्शाता है। जाति व्यवस्था का स्थायित्व और जबरन बनाए रखने की तकनीकें। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। भारत में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत और स्थायी कैसे बनी रही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अध्याय में गहराई से बताया कि जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि एक संगठित मानसिक व्यवस्था है, जिसे समाज ने मिलकर बनाए रखा। इस हिस्से को समझने के लिए अंबेडकर 3 प्रमुख बिंदुओं पर रोशनी डालते हैं। एंडोगैमी यानी केवल अपनी ही जाति में विवाह करना, स्त्री नियंत्रण और सामाजिक दंड, धार्मिक दर और सामाजिक प्रतिष्ठा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इंडोगैमी, जाति का असली ताले का चाबी। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था को टिकाए रखने वाली सबसे बड़ी तकनीक है अपनी जाति में शादी करो। लेकिन सवाल उठता है, सिर्फ शादी से जाति कैसे बची रहती है? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। मान लो एक समाज में सब लोग आपस में शादी करते हैं तो सभी लोग एक बड़े समूह का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई समूह कह दे कि हम सिर्फ अपनी जाति में ही शादी करेंगे, तो ये समूह अपने आप को बाकी समाज से अलग कर लेता है। यही विभाजन समय के साथ जाति बन जाता है। अंबेडकर बताते हैं कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले ये नियम बनाया था कि शादी अपने समूह में ही होगी। फिर इसे उदाहरण मानकर बाकी सभी सामुदायिक वर्गों, कायस्थ, वैश्य, क्षत्रिय आदि ने भी इसी को दोहराना शुरू किया। इस तरह इंडोगैमी हर जाति की दीवार बन गई। जो तोड़ा वो समाज से बाहर कर दिया गया। महिला नियंत्रण, जाति बचाने का गुप्त तरीका। अंबेडकर बताते हैं कि इंडोगैमी को बनाए रखने के लिए समाज ने महिलाओं पर कठोर नियंत्रण लागू किया। क्यों? क्योंकि शादी के नियमों को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा साधन महिलाओं पर नियंत्रण ही हो सकता है। वे बताते हैं, महिला किसी दूसरी जाति में शादी ना करे, वो अपनी जाति की सम्मान की वाहक मानी गई। पुरुषों को ज्यादा आज़ादी, महिलाओं को कम। महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए समाज ने 3 तरह के नियम बनाए। पहला, बाल विवाह। कम उम्र में शादी करने से कोई भी लड़की अपनी मर्जी से साथी नहीं चुन सकेगी। विधवा विवाह का विरोध। विधवा शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी शादी दूसरी जाति में ना हो जाए। ये सुनकर आज हमें गुस्सा आता है, लेकिन अंबेडकर यही कहते हैं। विधवा विवाह पर रोक का असली कारण धार्मिक नहीं, जातिगत था। सती प्रथा और पर्दा प्रणाली। इन्हें अंबेडकर सामाजिक कंट्रोल का हिस्सा बताते हैं ताकि महिलाएं सीमित रहें और जातीय ढांचा कायम रहे। सामाजिक दंड और धार्मिक भय। समाज ने जाति नियम तोड़ने वाले लोगों को कठोर दंड दिए। बहिष्कार, अपमान, सामाजिक अलगाव, धार्मिक दर। अंबेडकर लिखते हैं कि डर और धार्मिक मान्यताओं को मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की गई जिसमें कोई व्यक्ति जाति के नियम तोड़ने का साहस ही नहीं करता था। धर्म का उपयोग नैतिकता के नाम पर हुआ, लेकिन असल उद्देश्य था जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखना। अंबेडकर का निष्कर्ष। इस भाग के अंत में अंबेडकर ये स्पष्ट कर देते हैं, जाति कोई प्राकृतिक संस्था नहीं, ये एक मानव निर्मित सामाजिक जाल है जो विवाह और महिलाओं पर नियंत्रण के माध्यम से सदियों तक जीवित रहा। और जब तक ये नियम टूटेंगे नहीं, भारत एक सच्चा सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन सकता। जाति व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दिमाग को बांधने वाली जंजीरें। अब हम एक बेहद गहरे और संवेदनशील हिस्से में प्रवेश करते हैं। जाति व्यवस्था ने भारतीयों के मन और सोच को कैसे कैद कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि जाति केवल शरीर को नहीं बांधती, जाति मानसिकता को बांधती है। उन्होंने ये समझाया कि भारत की जाति व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसे लोगों के मन में ऐसे बिठा दिया गया जैसे ये कोई सत्य, कोई नैतिक नियम, कोई दैवी आदेश हो। जाति ने सोचने का तरीका बदल दिया। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा मानसिक प्रभाव ये है कि ये लोगों को 2 भागों में बांट देती है, ऊंची जाति,
नीची जाति। ये विभाजन सिर्फ शरीर का नहीं, सोच का विभाजन है। लोग जन्म लेते के साथ ही हम और वे की भावना सीख जाते हैं। बचपन से ही बताया जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं। बच्चों के दोस्त भी जाति के आधार पर तय होने लगते हैं। खुद को दूसरों से अलग समझने की आदत पड़ जाती है। ये मानसिकता पीढ़ियों तक चलती रही और समाज के हर हिस्से में गहरी जड़ें जमा चुकी है। श्रेष्ठता और हीनता का जहर। अंबेडकर बताते हैं कि जाति भावना इंसान को दो तरीकों से नुकसान करती है। एक, श्रेष्ठता का अहंकार। ऊंची जाति का व्यक्ति खुद को भगवान का प्रतिनिधि समझने लगता है। उसे लगता है वो जन्म से बड़ा है, वो दूसरों का मालिक है, बाकी उससे नीचे हैं, उसे सम्मान मिलना ही मिलना चाहिए। ये अहंकार उसे इंसानियत से दूर कर देता है। हीनता का दर्द। नीची जाति में जन्म लेने वाले बच्चे को पैदा होते ही बताया जाता है, तुम कम हो, तुम नीचे हो, तुम्हारा काम छोटा है। यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास नष्ट कर देती है, सपनों को कुचल देती है, मेहनत और प्रतिभा दब जाती है। एक बच्चा जो कुछ भी बन सकता था, जाति उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। 3, समाज में अविश्वास पैदा होता है। अंबेडकर ने लिखा कि जाति व्यवस्था इंसानों के बीच भाईचारे को खत्म और अविश्वास को पैदा करती है। जाति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये है कि लोग एक दूसरे पर आसानी से भरोसा नहीं करते, आपसी सहयोग खत्म हो जाता है, समाज कई टुकड़ों में बंट जाता है, हर जाति अपने हित के लिए काम करती है। इससे भारत कभी भी एक मजबूत सामाजिक एकता नहीं बना पाया। 4, जाति ने प्रोफेशन और करियर को सीमित कर दिया। अंबेडकर कहते हैं कि जाति केवल मानसिकता ही नहीं बदलती, ये व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को भी खत्म कर देती है। ब्राह्मण, ज्ञान और पूजा। क्षत्रिय, युद्ध और प्रशासन। वैश्य, व्यापार। शूद्र, सेवा, श्रम। इस विभाजन ने मानसिक रूप से हर जाति को बांध दिया। ब्राह्मण सोचता था, मेरा काम सिर्फ पूजा है। क्षत्रिय सोचता था, युद्ध मेरा हक है। वैश्य सोचता था, मैं व्यापारी ही रहूंगा। शूद्र सोचता था, मैं सेवा ही कर सकता हूं। इंसान अपनी पसंद के काम तक नहीं कर सकता था। इससे उसकी मानसिक और आर्थिक प्रगति रुक जाती थी। 5, जाति व्यवस्था ने मानवता को खत्म किया। अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था का सबसे गहरा भावनात्मक घाव ये है कि ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती। जाति व्यवस्था ने लोगों को ये सिखाया, इंसान को इंसान नहीं, जाति के चश्मे से देखो। भावनाएं, गुण, कर्म महत्वहीन हैं, सिर्फ जन्म ही सब कुछ तय करता है। ये सोच इंसानियत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यही कारण है कि अंबेडकर बार बार कहते हैं, जाति का अंत मानवता का आरंभ है। 6, आत्मसम्मान और पहचान पर हमला। अंबेडकर बताते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने करोड़ों लोगों को ये तक महसूस नहीं करने दिया कि वे बराबर हैं, वे सम्मान के हकदार हैं, वे स्वतंत्र पैदा हुए हैं। जाति ने हर व्यक्ति की पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार किया। जो व्यक्ति खुद को कम समझने लगता है, वो कभी अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता। ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण जाति का सबसे बड़ा हथियार था। निष्कर्ष, अंबेडकर इस भाग में साफ कहते हैं, जाति कोई धर्म नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है जो समाज को भीतर से तोड़ देती है। जब तक ये मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगी, भारत कभी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकता। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को किस हद तक बांटा, रोका और पिछड़ा कर दिया। ये वो हिस्सा है जहां अंबेडकर सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी की जड़ तक पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि भारत को सदियों तक शक्तिहीन और अशक्त रखने का सबसे बड़ा कारण कोई विदेशी आक्रमण, गरीबी या युद्ध नहीं था, बल्कि भारतीयों का भारतीयों के खिलाफ खड़ा होना जाति के नाम पर। अंबेडकर स्पष्ट लिखते हैं कि जाति व्यवस्था ने समाज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जैसे किसी दर्पण को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। हर टुकड़ा अपने आप को असली समझता रहा और दूसरे टुकड़े को गलत, नीचा और अपवित्र। इस तरह भारत की एकता और सामूहिक शक्ति का पूरा ढांचा ही भीतर से टूट गया। जब भी किसी राष्ट्र को मजबूत बनना होता है, सबसे पहले उसके नागरिकों के बीच एकता पैदा की जाती है। लेकिन भारत में इसके ठीक उलट, हर जाति अपने को उच्च समझती थी और दूसरी को नीची समझकर उससे दूरी बनाए रखती थी। नतीजा ये हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ न रह सके, न एक दूसरे से सीख सके और न एक दूसरे के विकास में हाथ बटा सके।
अंबेडकर बताते हैं कि ये टूट फूट सिर्फ सामाजिक नहीं थी, ये आर्थिक और बौद्धिक प्रगति को भी सीधे प्रभावित करती थी। जो व्यक्ति किसी खास जाति में जन्म लेता था, उसका काम, उसकी आजीविका पहले दिन से तय होती थी। चाहे वो कितना प्रतिभाशाली हो, चाहे उसे किसी और क्षेत्र में रुचि हो, चाहे उसकी योग्यता कितनी भी उच्च हो, वो अपनी जाति की सीमा से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता था। इस दबाव ने हजारों वर्षों तक भारत में प्रतिभा को दबा दिया। एक किसान का बेटा सिर्फ किसान, एक शिल्पकार सिर्फ शिल्पकार, एक पंडित सिर्फ पंडित और एक सेवक सिर्फ सेवक बनकर रह जाता था। इस तरह समाज का प्राकृतिक विकास रोका गया और लोग अपने सपनों और क्षमताओं से दूर कर दिए गए। अंबेडकर के अनुसार ये व्यवस्था इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि जो लोग इस सब के सबसे बड़े पीड़ित थे, समझ तक नहीं पाते थे कि वे पीड़ित हैं। उन्हें अपने काम से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं थी, और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता, उसे बहिष्कृत कर दिया जाता, उसके परिवार को अपमानित किया जाता और उसके जीवन को कठिन बना दिया जाता। इसी वजह से लाखों लोग खामोश दर्द में जीते रहे, बिना ये जाने कि वे भी इस देश के समकक्ष नागरिक हैं और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार रखते हैं। अंबेडकर समझाते हैं कि जाति व्यवस्था ने समाज में एक ऐसी भावनात्मक दूरी पैदा कर दी कि लोग एक दूसरे के दुख दर्द को अपना नहीं मानते थे। किसी एक जाति पर अत्याचार होता था तो दूसरी जातियों को फर्क ही नहीं पड़ता था। भारत में मानवता का ये विभाजन इतना गहरा था कि कोई सामाजिक सुधार, कोई आंदोलन या कोई क्रांति प्रभावी नहीं हो पाई। जब तक लोग अपने आप को एक बड़े समाज का हिस्सा समझते ही नहीं, तब तक वे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। अंबेडकर इसे भारत की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हैं कि भारत के लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए गए और उन्हें ये बताया गया कि ये धार्मिक कर्तव्य है। वे ये भी बताते हैं कि जाति ने सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि धर्म को भी विकृत कर दिया। धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को जोड़ना, नैतिकता स्थापित करना और मानवता को ऊंचा उठाना होना चाहिए था, लेकिन जाति व्यवस्था ने धर्म को बांटने का उपकरण बना दिया। धर्म को नैतिक मार्गदर्शन की जगह जाति नियमों का रक्षक बना दिया गया। इस तरह धर्म भी समाज को उठाने के बजाय समाज को और अधिक बांटने लगा। अंबेडकर इस भाग में ये भी बताते हैं कि आर्थिक असमानता जाति की देन है। जिस जाति को उच्च कहा गया, उसके पास शिक्षा, अवसर, संसाधन और सम्मान था, और जिसे निम्न कहा गया, उसे शिक्षा से दूर रखा गया, संसाधनों से वंचित किया गया, अवसरों से रोका गया और उसे अपमान का पात्र बना दिया गया। इसी कारण हजारों साल तक कुछ परिवार समृद्ध होते गए और कुछ परिवार गरीबी के चक्र में फंसे रहे। इस गरीबी और अमीर वर्ग के बीच की दूरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी मजबूत की गई। इस भाग में अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भारत पिछड़ा इसलिए नहीं था कि उसे अवसर नहीं मिले। भारत इसलिए पिछड़ा था क्योंकि उसके अपने लोग एक दूसरे को अवसर नहीं लेने देते थे। एक समाज जो आपस में लड़ रहा हो, जो आपस में घृणा करता हो, जो आपस में जुड़ नहीं पाता, वो कभी महान राष्ट्र नहीं बन सकता। अंबेडकर इस भाग में पूरे आत्मविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ये स्पष्ट कर देते हैं कि जाति व्यवस्था का अंत सिर्फ सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व, विकास और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वे बताते हैं कि जाति व्यवस्था सबसे पहले इंसान की स्वतंत्रता को मारती है, फिर उसके आत्मसम्मान पर वार करती है और अंत में पूरे समाज को पीछे धकेल देती है। अंबेडकर का विश्लेषण तार्किक भी है और मानवीय भी। वे बताते हैं कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसके सभी लोग समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें। जाति व्यवस्था इस समानता की भावना को जड़ से उखाड़ देती है। ये व्यवस्था इंसानों को जन्म के आधार पर विभाजित करती है और हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही एक निश्चित सामाजिक दर्जा दे देती है। अंबेडकर कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि मनुष्य अपनी प्रतिभा और कर्मों से पहचान बनाता है, लेकिन जाति व्यवस्था ये तय कर देती है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं। यही कारण है कि प्रतिभा दब जाती है, योग्यता बर्बाद हो जाती है और समाज का विकास रुक जाता है। अंबेडकर इस बात पर भी जोर देते हैं कि जाति व्यवस्था न केवल व्यक्तियों को बांटती है, बल्कि ये पूरे समाज की ऊर्जा को विभाजित कर देती है। जहां एक समाज को एकजुट होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वहीं जाति ने समाज को आपस में संदेह, नफरत और दूरी में उलझाए रखा। कोई जाति खुद को उच्च समझती रही और कोई अपने ही मन में हीनता लेकर जीती रही।
इस मानसिक बिखराव ने भारत को सदियों तक कमजोर रखा। इस भाग में अंबेडकर ये बताते हैं कि जाति व्यवस्था का अंत इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सामाजिक एकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब समाज एकजुट होता है तभी वो संकटों से लड़ सकता है, नए विचारों को अपना सकता है और नए युग का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब समाज कई खानों में बटा हो तो उसे बाहरी चुनौतियों से लड़ने की ताकत ही नहीं मिलती। यही कारण है कि भारत हजारों साल तक अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान नहीं पाया। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था का अस्तित्व सिर्फ सामाजिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और न्याय की बुनियाद को भी तोड़ देता है। लोकतंत्र का पहला सिद्धांत यही है कि सब बराबर हैं, लेकिन जाति व्यवस्था ये मानती ही नहीं कि लोग बराबर हैं। अंबेडकर के अनुसार जब तक समाज मानसिक रूप से समानता को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक संविधान या कानून भी अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंबेडकर का तर्क अत्यंत मानवीय है। वे कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर समाज किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके जन्म की वजह से सम्मान या अपमान देता है तो ये मानवता के खिलाफ है। जाति व्यवस्था ने इंसानों के बीच एक ऐसी खाई बनाई है जिसे सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं बल्कि मानसिक सुधार से ही भरा जा सकता है। इस भाग में अंबेडकर पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि जाति खत्म करना सिर्फ दलित या पिछड़े वर्गों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। अगर भारत को एक शक्तिशाली, आधुनिक और वैज्ञानिक राष्ट्र बनना है तो उसे जाति के इस पुराने ढांचे को पूरी तरह तोड़ना ही होगा। अंबेडकर कहते हैं कि जाति के रहते हुए कोई भी सामाजिक क्रांति अधूरी है और कोई भी आर्थिक प्रगति अस्थायी है। अंत में वे ये संदेश देते हैं कि जाति का अंत केवल कानून से नहीं होगा। जाति का अंत तब होगा जब लोग अपने दिलों से इसे मिटाएंगे, जब समाज एक दूसरे को बराबरी के साथ देखना शुरू करेगा, जब जन्म का अहंकार और हीनता का जहर दोनों खत्म होंगे, तब भारत सच में आगे बढ़ेगा। तभी भारत एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकेगा, जहां किसी की पहचान उसके काम और गुणों से होगी, ना कि उसके जन्म से। अब हम इस संपूर्ण ग्रंथ के उस अंतिम भाग पर आते हैं जिसे अंबेडकर का अंतिम दर्शन कहा जा सकता है। ये वो हिस्सा है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे शोध, विश्लेषण, तर्क और ऐतिहासिक प्रमाणों को समेटकर एक गहरी, अंतिम और निर्णायक बात कहते हैं। ये सिर्फ निष्कर्ष नहीं, ये भारत के समाज को आईना दिखाने वाला दार्शनिक दृष्टिकोण है। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था कोई अनायास उत्पन्न हुई चीज नहीं है। ये एक योजनाबद्ध, व्यवस्थित और सोची समझी संरचना है जिसे विशेष वर्गों ने सत्ता बनाए रखने के लिए खड़ा किया। समय के साथ ये व्यवस्था इतनी पवित्र और धार्मिक बना दी गई कि लोगों ने इसे प्रश्न करना बंद कर दिया। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि जो व्यवस्था मानवता, समानता और सम्मान को खत्म कर दे, वो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो अनैतिक, अन्यायपूर्ण और अवैज्ञानिक है। अंतिम दर्शन में अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से दूर करना था। यदि समाज में मानवता के आधार पर जोड़ने की शक्ति होती तो भारत उतना ही शक्तिशाली, रचनात्मक और उन्नत हो सकता था जितना दुनिया के आधुनिक राष्ट्र बन सके। लेकिन जाति व्यवस्था ने लोगों को अलग अलग खांचों में बांटकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत का सामूहिक विकास रुक गया। अंबेडकर इस अंतिम हिस्से में ये भी कहते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक अन्याय की बात नहीं है, ये मानसिक गुलामी की भी बात है। जब तक लोग अपने अंदर बैठे जन्म आधारित श्रेष्ठता और हीनता को नहीं मिटाएंगे, तब तक कोई भी कानून, कोई भी संविधान और कोई भी सुधार स्थायी बदलाव नहीं ला सकता। ये परिवर्तन बाहरी आदेश से नहीं, आत्मज्ञान से आता है। उनके अंतिम दर्शन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जाति व्यवस्था मनुष्य के भीतर से प्रेम, करुणा और भाईचारा खत्म कर देती है। और जब किसी समाज में मानवता समाप्त हो जाती है तो वह कितना भी बड़ा हो, भीतर से कमजोर हो जाता है। एक समाज तभी महान बनता है जब वो सभी को बराबरी का अधिकार देता है और सभी को समान सम्मान की दृष्टि से देखता है। अंबेडकर कहते हैं कि जाति को बचाने वाले लोग धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि मानवता को नष्ट कर रहे हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य विभाजन नहीं, जोड़ना है। अगर धर्म इंसानों को जोड़ने के बजाय उन्हें तोड़ रहा है तो वह धर्म नहीं, वह मानसिक बेड़ी है। अंबेडकर के अंतिम दर्शन में ये भी है कि जाति व्यवस्था किसी एक जाति के लिए समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए बाधा है।
जब तक भारत जाति के बंधनों में जकड़ा रहेगा, वह विश्व के सामने अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। जाति खत्म करना निचली जातियों का नहीं, पूरे भारत का राष्ट्रीय कर्तव्य है। आखिरकार अंबेडकर का अंतिम वाक्य यही दर्शन देता है, जाति का अंत ही भारत का आरंभ है। जब जाति समाप्त होगी, तभी भारत एक सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, समानता आधारित और मानवता से परिपूर्ण राष्ट्र बन सकेगा। वे ये भी कहते हैं कि भारत को महान बनने से रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार जाति व्यवस्था है। इस दीवार को तोड़कर ही हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाए। अंबेडकर ये अंतिम संदेश देते हैं कि जाति का अंत सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं, ये आत्मिक क्रांति, मानसिक जागरण और मानवीय पुनर्जन्म है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ इंसान समझने लगेगा, तब जाति स्वतः समाप्त हो जाएगी, और जब जाति समाप्त होगी, तब भारत सच में उठेगा, बढ़ेगा और दुनिया को दिशा देगा। यदि आप चाहें तो मैं इस अंतिम दर्शन का वीडियो नरेशन या स्क्रिप्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूं, जिसे आप सीधे किसी वीडियो में बोल सकें। ये रहा आपका अंतिम प्रेरणात्मक समापन। जैसा आपने कहा, छोटा, प्रभावशाली और अंत में सिर्फ साधारण तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करने का सुझाव। अंतिम प्रेरणात्मक लाइन याद रखिए, जन्म हमें परिभाषित नहीं करता, हमारे कर्म हमें महान बनाते हैं। जब हम जाति की बेड़ियां तोड़कर मानवता का हाथ थामते हैं, तभी असली आज़ादी की शुरुआत होती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर चाहें तो मैं इसका और भी प्रभावशाली संस्करण बना दूं।